हेलो स्टूडेंट्स, सुमित सर के यूनिटरी मेथड के क्लास के होम असाइनमेंट में आप सबका वेलकम। पिछले वीडियो में हमने यूनिटरी मेथड क्या होता है सीखा था, उसको कैसे करते हैं, उसका जो शॉर्टकट मेथड है वो हमने सीखा था, स्टेटमेंट्स लिखना सीखा था। और उसी वीडियो के एंड में मैंने आप सबको एक होम असाइनमेंट दिया था जो मुझे लगता है कि आप सब ने कर लिया है। अगर किसी को वो होम असाइनमेंट करने में कोई भी दिक्कत हुआ है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आपने वो पूरा किया हुआ है तो भी यहाँ से अपना आंसर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं और स्टेटमेंट्स को भी आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं होम असाइनमेंट्स टाइप 1 ऑफ यूनिटरी मेथड का कंप्लीट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वेट ऑफ 24 कार्टन्स इज 2 क्विंटल 56 kg, फाइंड द वेट ऑफ 21 सच कार्टन्स। तो यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है नंबर ऑफ कार्टन्स और दूसरा है उसका क्वांटिटी, मतलब उसका वजन। तो हम इसको पहले शॉर्टकट से करते हैं। तो पहले है नंबर ऑफ कार्टन्स और दूसरा ऑब्जेक्ट है वेट। तो नंबर ऑफ कार्टन्स पहले है 24 और उसका वजन बोला गया है कि 2 क्विंटल 56 kg। तो इसको अगर हम पहले केजीज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 क्विंटल होता है 100 kg, इसलिए 2 क्विंटल होगा 2 into 100 प्लस 56 kg जैसे यहाँ पे है। तो ये मिला के होता है 200 प्लस 56 बनते हैं 256 kg। मतलब हमारे पास प्रोवाइडेड है कि 24 कार्टन्स का वजन है 256 kg, तो हमें ढूंढना है 21 कार्टन्स कितना है। तो पहले हम ढूंढेंगे एक कार्टन। तो 24 का अगर इतना वजन है तो एक कार्टन का इसका वैल्यू जो है वो घटेगा। तो इसको घटाने के लिए रूल 3 के मुताबिक ये होगा 256 बाई 24 kg। अब ढूंढना है 21 कार्टन्स का वजन कितना है, तो 21 का होगा, 1 से 21 ज़्यादा है इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए ये होगा 256 बाई 24 और रूल 1 तो इंटू 21 kg। तो अब हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। अगर हम 8 से कैंसिल करते हैं तो ये होता है 3, 8 से होता है 8 3 is 24 और 8 2 is 16, 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये होता है 7, 7 2 is 14, 1 22। तो ये हो गया 224 kg। ठीक है, तो इसको हम फिर से वैसे लिख सकते हैं कि ये है 2 क्विंटल्स और 24 kg। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 24 कार्टन्स का वजन है 2 क्विंटल 24 kg, जो कि ना है हमारा आंसर। तो इसको अब हम करते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो ये होगा ऐसे कि "24 cartons weigh 2 quintals 56 kg और 256 kg। Therefore, 1 carton weigh 26 कार्टन वे 1 कार्टन वेज, ये क्या होगा, इसका वजन कम हो जाएगा तो ये होगा 256 बाई 24 kg, ये ऐसे होगा। और 24 के बाद 21 कार्टन्स वे कितना होगा, इससे ज़्यादा होगा तो इसको बढ़ाना पड़ेगा रूल 1 से। ये होगा 256 बाई 24
इंटू 21 kg। तो ये होगा 8 से कैंसिल करने के लिए ये होगा 3, 8 से ये होगा 42, ये कैंसिलेशन से ये बनता है 7, तो नहीं 8 से ये होता है 32, तो ये होता है 224 kg। इसका मतलब होता है 2 क्विंटल्स 24 kg। तो आंसर है अच्छा, ये 2 क्विंटल 56 kg है, तो ये आंसर होगा द रिक्वायर्ड वेट इज 2 क्विंटल्स 24 kg। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, 2 क्विंटल्स 24 kg आंसर है। तो ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन। फिर नंबर 2, द वेट ऑफ 4 bags ऑफ wheat इज 5 kg 5 हेक्टोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 48 सच बैग्स ऑफ wheat। ये बिल्कुल ही आसान है। नंबर 2, नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट्स है। पहले वाला है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स होगा पहला ऑब्जेक्ट और वजन जो है वो है दूसरा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की तरह ही। तो इसमें हम पहले एक कन्वर्शन कर लेते हैं कि हमें पता है कि किलोग्राम हेक्टोग्राम, इसमें रिलेशनशिप क्या है, ये इसमें रिलेशनशिप होता है 1 kg इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। इसका मतलब होता है कि अगर हम करते हैं 1 हेक्टोग्राम तो वो होगा 1/10 kg, और यहाँ पे है 5 हेक्टोग्राम, तो 5 हेक्टोग्राम का मतलब होता है 5/10 kg, जो कि होता है 0.5 kg। तो 5 kg 5 हेक्टोग्राम का मतलब होता है 5 + 0.5 kg इक्वल टू 5.5 kg। तो बोला गया है कि 4 बैग्स का वजन है 5.5 kg, तो 48 सच बैग्स का वजन कितना होगा। तो इसको हम करते हैं। तो पहले है नंबर ऑफ बैग्स और यहाँ पे है वजन। वजन हम लेते हैं इन केजी, तो नंबर ऑफ बैग्स पहले है 4 और उसका वजन है 5.5 kg। तो एक बैग का वजन कितना होगा, उससे कम होगा, हमें इसको घटाना पड़ेगा, तो डिवाइड इट बाई 4, जो कि है हमारा रूल 3। और अब हमें ढूंढना है 48 वैसे बैग्स का वजन कितना होगा। तो 1 से 48 ज़्यादा है, इस नंबर को बढ़ाना है, तो रूल 1 के मुताबिक ये होगा इंटू 48 kg। तो ये कैंसिलेशन 12 से होता है, तो 12 इंटू 5.5, 12 इंटू 5 60, 6 कैरी हो रहा है, 12 5 या 60, तो ये हो गया 66.0 kg, मतलब आंसर है 66 kg। ठीक है, तो 48 बैग्स का वजन हो रहा है 66 kg। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अब हम कर सकते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें वेट को दाहिने तरफ रखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 4 bags weigh 5 kg 5 हेक्टोग्राम और 5.5 kg। ये जो कन्वर्शन हमने किया है ये आप ग्राफ पे कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। Therefore 1 bag weighs, इसका वजन क्या होगा, इसका वजन कम होगा, तो ये हो जाएगा 5.5/4 kg, क्योंकि इसका वजन हमें घटाना है। तो हमने रूल 3 अप्लाई किया है।
अब 48 बैग्स का वजन ढूंढना है, तो 48 बैग्स वे इससे ज़्यादा होगा तो 5.5/4 इंटू 48 kg, तो कैंसलेशन हो रहा है 12 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 66 kg। तो आंसर कितना होगा? आंसर है द रिक्वायर्ड वेट इज 66 kg। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वुमन अर्न्स रुपीज 3,12,000 per year. Find her monthly income. How much will she earn in 3 year 4 months? तो एक वुमन जो है उसका अर्निंग है 3,12,000, तो पर महीने इनकम कितना होगा और 3 साल 4 महीने में कितना इनकम होगा, ये दोनों चीज़ हमें ढूंढना है। तो पहले हम ये कॉन्वर्शन करते हैं कि 3 year 4 months इसका मतलब कितना मंथ्स होता है। तो हमें पता है कि 1 year इक्वल टू 12 months, therefore 3 years equal to 3 into 12 months equal to 36 months. Therefore 3 years और 4 months का मतलब होता है 36 plus 4 months equal to 40 months। मतलब हमें ढूंढना है कि एक महीने में इनकम और 40 मंथ्स में इनकम, ये दो चीज़ हमें ढूंढना है। तो हम पहले दो लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो लिखते हैं। तो उसके लिए हम, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसके लिए हम करते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स उसको लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक है नंबर ऑफ मंथ्स और दूसरा है हमारा इनकम। तो पहले में हम लेते हैं नंबर ऑफ मंथ्स और दूसरे में हम लेते हैं इनकम, जो हम लेते हैं रुपीज में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स पहले है, क्योंकि ईयरली इनकम है उतना, तो 12 मंथ्स का जो है वो होता है, 12 मंथ्स का जो होता है उसका इनकम है 312,000। ये है पहले मंथ का, मतलब एक साल का जो ये इनकम है। तो पहला पार्ट क्या है? फाइंड हर मंथली इनकम, मतलब एक महीने में इनकम क्या है। तो एक महीने में जाहिर है कि इससे कम होगा, तो 312,000 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, ये देखते हैं। ये होता है हमारा 12 2s 24 और फिर 72, तो ये हो गया 6। सो ये बन गया 26,000, मतलब एक महीने का इनकम है 26,000। अब 3 year 4 months जो होता है वो होता है 40 मंथ्स। कैसे आता है वो हमने पहले ही देख लिया है प्रॉब्लम में। तो 40 मंथ्स में क्या होगा? एक मंथ में जितना इनकम है 40 मंथ से उससे ज़्यादा होगा, तो वो होगा 26,000 इंटू 40, जो बनता है रूल 1 के मुताबिक। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन हम करें तो ये होता है 6 4s 24 2, तो ये हो गया 104 और 4 zeros। ठीक है, तो ये बन गया 40 मंथ्स या 3 year 4 months में ये इतना रहेगा इनकम। तो ये हो गया शॉर्टकट से। अब हम इसको करते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इन 12 months the income is rupees 312,000। इन 12 months इतना इनकम है। अब therefore in 1 month इनकम होगा
₹312,000/12, क्योंकि एक महीने में इनकम कम होगा, इस वैल्यू को घटाना है रूल 3 के मुताबिक, डिवीजन बाई 12। अब 40 मंथ्स जो कि है 3 और 4 मंथ्स, उसमें क्या होगा, उसमें इनकम बढ़ेगा, एक महीने से इनकम तो बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ाने के लिए इस वैल्यू को रूल 1 के मुताबिक बढ़ाना होगा। तो 312,000/12 इंटू 40। तो अगर हम ये कैंसिलेशन करते हैं तो 12 2 24 6,000, तो ये बनता है ₹104 और 4 zeros। तो ये बन गया 40 मंथ्स में इनकम। तो आंसर है द रिक्वायर्ड इनकम इज ₹104,1234 ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ 25 men are provided prizes worth ₹1012.5, how many men would be provided prizes worth ₹4050? मतलब 25 आदमी हैं और उन सबको प्राइज दिया जा रहा है, जो टोटल वर्थ है 25 लोगों के लिए वो है 1020.5। तो अगर 4050 प्राइज दिया जा रहा है और हर एक आदमी को इक्वल प्राइज मनी ही मिलेगा, तो कितने आदमी वहां पे होगा, यह है क्वेश्चन। 4050 कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एजम्पशन ये है कि हर एक को एक ही प्राइज मनी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, एक होगा प्राइज मनी जो है और दूसरा है नंबर ऑफ मेन। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मेन ढूंढना है तो नंबर ऑफ मेन रहेगा दाहिनी तरफ, शॉर्टकट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले है प्राइस इन रुपीज और दूसरा है नंबर ऑफ मेन। तो प्राइस मनी जो है पहले वाला है 1012.5 और ये नंबर ऑफ मेन है 25। तो अगर इतना प्राइस मनी डिवाइड हो रहा है 25 लोगों में, तो 1 रुपी अगर डिवाइड होगा तो उससे कम आदमी में डिवाइड होगा, ठीक है। तो वो डिवाइड होगा 25/1012.5 इतने आदमियों में डिवाइड होगा। डिवीजन क्यों है, क्योंकि हमें इस वैल्यू को घटाना है, तो रूल 3 के मुताबिक इसको हम डिवाइड करेंगे। फिर हमें करना है 4050 इतना रुपीस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो 1 रुपी जितने आदमियों में डिवाइड हुआ है 4050 उससे ज़्यादा में डिवाइड होंगे, तो इस वैल्यू को हमें बढ़ाना है, तो हम रूल 3 लगाएंगे। तो ये होगा 25/1012.5, नहीं रूल 3 नहीं, यहाँ पे रूल 1 होगा क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाला इंटू 4050। तो हम देख सकते हैं कि ये इसका 4 टाइम्स है, ठीक है। 1012.5 इंटू 4 होता है 4050, तो ये 25 इंटू 4 हो गया 100 में। तो 4050 डिस्ट्रीब्यूट होगा 100 लोगों में, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्टकट से। अब इसको हम करते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो हम लिख सकते हैं कि ₹1012.5 is divided equally among 25 men. Therefore, ₹1 is divided equally among, कम आदमियों में डिवाइड होगा तो ये होगा 25/1012.5 men। मतलब रूल 3 के मुताबिक ये डिवीजन होगा क्योंकि 25 को घटाना है। अब ₹4050 कितने में डिवाइड होगा, वो 1 रुपया जितने आदमियों में डिवाइड होता है 4050 उससे ज़्यादा में डिवाइड होंगे, तो हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है
रूल 3 के मुताबिक ये होगा 25 बाई 1012.5 इंटू 4050 मिन। तो इसको हम कैंसिल करते हैं 4 से, तो 25 इंटू 4 बनते हैं 100 मिन। तो इतना मनी 4050 100 मिन में डिवाइड होगा। तो आंसर हम लिखते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिन इज 100। तो 100 लोगों में 4050 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टेटमेंट से हो गया। आप लोगों को ये आंसर जरूर मिला होगा 100, आसान प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If the wages for 30 workers for a day is rupees 392.6, how many workers the wages for day will be rupees 3624? अगर 13 वर्कर्स का वेजेस है रुपीज 392.6, तो 3624 रुपीज कितने वर्कर्स के वेज होंगे, ये है क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एक है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है वेज। तो हमें ढूंढना है कितना वर्कर्स, तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट हो गया जो दाहिने तरफ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है, पहले है कि वेजेस जो है इन रुपीज में और दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो पहला जो दिया हुआ है कि 392.6 इतना रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 13 वर्कर्स में। तो अगर हम 1 रुपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिटरी मेथड के मुताबिक, तो वो कितने वर्कर्स में डिवाइड होगा। तो ज्यादा रुपया ज्यादा वर्कर्स में डिवाइड हो रहा है, कम रुपया कम वर्कर्स में डिवाइड होगा। तो इस वैल्यू को घटाना है, रूल 3 लगाएंगे और डिवीजन करेंगे। 13 बाई 392.6। अब अगर इसको हमें बढ़ाना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3624, तो हम इस वैल्यू को भी हम बढ़ाएंगे और बढ़ाने के लिए हमारे पास करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, जो है रूल 1। तो 13 बाई 392.6 इंटू 3624। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हम अगर 13 से इसको कैंसिल करते हैं तो 13 3 ज़ा 39, 2 आया है लेकिन कैंसिल पूरा डिवीजन नहीं होगा। तो 30 पॉइंट ये हो गया 2, 30.2। ठीक है, अब इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 30.2 और ये है 3624 इंटू 10 बाई 302, ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये होता है, इसको डायरेक्ट अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 302 1 ज़ा 302, डिनोमिनेटर आई मीन जो रिमाइंडर हो रहा है वो है 60, तो 604, तो ये हो गया 12। ठीक है, 302 1 ज़ा 302, 62 माइनस 362 माइनस 302 तो हो गया 60। तो 604 मतलब 302 इंटू 2 604, तो ये गया 12। तो 12 इंटू 10 ये बन गया है 120। ठीक है, तो रुपीज 3624 डिवाइड होगा 120 वर्कर्स में। तो ये शॉर्टकट से ये प्रॉब्लम बन गया। तो आपको आंसर जरूर आया होगा 120। तो हम इसको अब स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। नंबर ऑफ वर्कर्स टारगेट है इसलिए उसको हम दाहिने तरफ रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रुपीज 392.6 is divided equally among 13 workers. Therefore, हमें ₹1 को डिवाइड करना है, इज डिवाइडेड इक्वली अमंग, कम वर्कर्स में डिवाइड होंगे तो ये होगा 13 बाई 392.6 वर्कर्स और ₹3624
इज डिवाइडेड इक्वली अमंग, ज़्यादा रुपया अगर डिवाइड करना है तो वर्कर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए रूल 1 के मुताबिक हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 392.6 इंटू 3624 वर्कर्स। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने के लिए ये 12 3 39 0 पॉइंट ये होगा 2, तो इसको लिख सकते हैं 3624/302 इंटू 10, तो इसको कैंसिल करते हैं 302 1 302 और 60 604, तो ये हो गया 12, तो 12 इंटू 10 120 वर्कर्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इज 120। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो इतना रुपया 13 में 1 रुपया उससे कम 3624 इस वैल्यू को बढ़ाया हमने, तो आंसर आ गया 120 वर्कर्स। तो आपको 120 मिल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, a garrison of 1000 soldiers have food for 70 days. After 20 days they are joined by 200 more soldiers. How long will the remaining food last? ठीक है, तो क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन इसी तरह एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो आप यहाँ पे देख लें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक 1000 सोल्जर्स का एक टुकड़ी है, वहाँ उन सब के लिए फूड जो है वो 70 डेज के लिए है। तो मतलब अगर कोई सिचुएशन में चेंज नहीं होता है तो 1000 सोल्जर्स 70 दिनों तक वो सब फूड वो कंज्यूम कर सकते हैं, वो सब पा सकते हैं 70 डेज तक, कोई अगर सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। लेकिन सिचुएशन में चेंज होता है, क्या चेंज होता है? तो पहले 20 दिन फर्स्ट 20 डेज वो सिचुएशन सेम रहता है, मतलब 1000 सोल्जर्स फूड नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 20 डेज के बाद क्या होता है? 200 और सोल्जर्स आ जाते हैं। तो पहले जहाँ पे सोल्जर्स था 1000, अब 200 बढ़ने के बाद वो हो जाता है 1200 सोल्जर्स। तो वो जो टोटल जो फूड है अब क्या होगा? अब तो सिचुएशन चेंज हो गया है, सोल्जर्स का नंबर जो है वो बढ़ गया है, तो अब फूड जो रिमेनिंग फूड जो और 50 दिन चलना था वो 50 दिन तो अब लास्ट नहीं कर सकता क्योंकि सोल्जर्स बढ़ गया है। ठीक है, तो वो कितना दिन लास्ट करेगा वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम करते हैं पहले शॉर्टकट से। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमारा जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? एक होगा नंबर ऑफ सोल्जर्स और दूसरा है टाइम। तो टाइम जो है ये बोला गया है डेज में, तो हम इसको लेते हैं इन डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स पहले है 1000 और उनका जो फूड है इनिशियल स्टेज में, इनिशियल कंडीशन में वो 70 डेज तक लास्ट करेगा। ठीक है, तो 1000 सोल्जर 70 डेज, अब 20 डेज हो गया है, तो 20 डेज के बाद क्या हो रहा है? 20 डेज के बाद मतलब आफ्टर 20 डेज, आप सोचो ये सिचुएशन है आफ्टर 20 डेज। आफ्टर 20 डेज 1000 सोल्जर्स ऐसे ही है, और जो अब फूड जो बाकी है वो फूड बाकी जो है वो लास्ट करेगा 50 डेज के लिए। ठीक है, 20 डेज के बाद जो जितना फूड बाकी है वो 1000 सोल्जर्स वैसे ही है और वो फूड करेगा 50 डेज के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और करंट डे पे आके रुकते हैं जहां पे 1000 सोल्जर्स का फूड है 50 डेज के लिए। अब इसमें क्या होता है, और 200 सोल्जर्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो सोल्जर्स का जो नंबर है वो बढ़ के हो जाता है 1200। अब 1200 सोल्जर्स का फूड कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? वो तो 50 हो नहीं सकता है क्योंकि सोल्जर्स का संख्या बढ़ गया है, इसलिए टाइम जो है वो घट जाएगा। तो ये कितना दिन लास्ट करेगा, ये है हमारा प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर लिया है करंट डे में।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो क्या करेंगे, 1000 सोल्जर्स का फूड है 50 डेज के लिए। तो अगर एक सोल्जर, हम एक करते हैं क्योंकि ये यूनिटरी मेथड है, एक सोल्जर अगर वो फूड, पूरा फूड अगर कंज्यूम करेगा तो वो 50 डेज से बहुत ज्यादा दिन तक वो फूड एंजॉय कर सकता है। ठीक है, 1000 सोल्जर्स 50 डेज कर रहे हैं तो एक सोल्जर ज्यादा दिन तक एंजॉय करेगा। तो हमें ये 50 को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूल 1 के मुताबिक इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो एक सोल्जर 15 to 1000 डेज तक वो फूड एंजॉय कर सकता है। अब क्या हुआ है, 1000 प्लस 200 इक्वल टू 1200 सोल्जर्स आ गए हैं। तो 1200 सोल्जर्स कितने दिन फूड एंजॉय करेंगे, एक ने जितना दिन फूड एंजॉय किया है उससे कम। तो वो हो जाएगा 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल 3। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 कैंसिलेशन से। ठीक है, अब 2 से ये हो गया 3 और 2 से ये हो गया 25। अब ये बनता है 125 बाई 3 डेज। तो 125 बाई 3 डेज मतलब होता है 41 होल नंबर 2 बाई 3 डेज। तो ये जो फूड, जो बाकी फूड है वो 41 होल नंबर 2 बाई 3 डेज लास्ट करेगा। लॉजिकली वही आ रहा था कि 1000 लोग अगर 50 डेज एंजॉय कर सकते हैं तो उससे ज्यादा जो सोल्जर्स है वो कम डेज एंजॉय कर सकते हैं। तो ये संख्या घटना था, तो हम देख सकते हैं कि ये घट गया है और ये आया है 41 होल नंबर 2 बाई 3 डेज। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट से ये प्रॉब्लम। अब हम इसको स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे ऐसे कि आफ्टर 20 डेज 1000 soldiers have food for 50 days, मतलब 70 minus 20 days इक्वल टू 50 डेज। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, सिचुएशन को हमने ट्रांसलेट कर लिया है। तो 1000 सोल्जर्स हैव फूड फॉर 50 डेज, देयरफॉर वन सोल्जर, एक सोल्जर का कितना फूड है वो अगर पूरा कंज्यूम करेगा तो 50 डेज को बढ़ाना पड़ेगा। रूल 1 के मुताबिक ये होगा 50 इंटू 1000 डेज। तो अब अगर 200 सोल्जर्स ज़्यादा हो रहा है तो सोल्जर्स हैव फूड फॉर, तो 1200 सोल्जर्स का फूड कितना दिन लास्ट करेगा, तो एक सोल्जर ने जितना डेज कंज्यूम किया था तो वो संख्या अब घट जाएगा। तो इसको घटाना है। रूल 3 के मुताबिक हम इसको डिवाइड करते हैं 1200 से। अब कैंसिलेशन करते हैं, ये 5 और ये 6, 2 से ये 3, 2 से ये 25, तो 125 बाई 3 डेज, तो ये होता है 41 होल नंबर 2 बाई 3 डेज। तो ये हो गया आंसर। तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 41 होल नंबर 2 बाई 3। ठीक है, तो 41 होल नंबर 2 बाई 3 डेज ये फूड लास्ट करेगा। और तो ये हो गया 6 का सोल्यूशन स्टेटमेंट वाइज। तो आप ये देख लें, आई एम श्योर कि आप सबका यही आंसर आया होगा। और अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ अ मैन हु हैज ₹2800 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 30% ऑफ हिज इनकम।
तो एक इंसान है जिसका जो इनकम है उससे उसने 30% उसने स्पेंड कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद उसके पास बचा हुआ है 2800, तो उसका मंथली इनकम ढूंढना है। तो पूरा मंथली इनकम को परसेंटेज में हम क्या कंसिडर करेंगे? 100%। तो 100% में से उसने 30% खर्च कर दिया है, तो कितना परसेंटेज उसके पास बाकी है? 70% बाकी है। 100 माइनस 30%, 70%। और वो 70% का जो मनी है उसका वैल्यू जो है वो है ₹2800, ठीक है। तो 70% है 2800, तो 100% कितना होगा, मतलब टोटल इनकम कितना होगा, ये ढूंढना होगा। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको हम शॉर्टकट से कर लेते हैं एक बार। तो यहां पे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होगा? एक होगा परसेंटेज और दूसरा होगा उसका इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक है परसेंटेज और दूसरा है इनकम। तो ये परसेंटेज इनकम ही है और ये इनकम जो है ये रुपीज में है। तो क्या है कि उसने 30% स्पेंड किया है, तो 100% से अगर 30% कोई स्पेंड करता है तो रहता है 70%, ठीक है। तो ये 70% का बराबर रुपया कितना है? वो है 2800। तो अगर 70% है 2800, तो 1% कितना होगा? उससे कम होगा, क्योंकि परसेंटेज घट रहा है, इसका मतलब इनकम भी घटेगा। इसको अगर घटाना है तो रूल 3 के मुताबिक ये होगा 2800 बाई 70, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पूरा इनकम ढूंढना है, पूरा इनकम मतलब 100% इनकम ढूंढना है। तो एक से हम परसेंटेज में राइज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू को भी हमें बढ़ाना है। रूल 1 के मुताबिक हम 2800 बाई 70 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40। तो पूरा इनकम जो हो गया वो है 4000 रुपीज, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसका हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इनकम राइट साइड में रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस 30% और 70% ऑफ मंथली इनकम is ₹2800, ठीक है। Therefore 1% ऑफ मंथली इनकम कम होगा, तो रूल 3 के मुताबिक डिविजन होगा बाई 70। अब टोटल इनकम मतलब 100% इनकम, 100% इनकम क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, तो हम इसको बढ़ाएंगे। 2800 बाई 70 इंटू 100, 40 आएगा और ये हो जाएगा 4000। तो मतलब टोटल मंथली इनकम हो गया ₹4000। तो आंसर होगा द मंथली इनकम इज ₹4000, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन और ये है स्टेटमेंट्स। तो आपको ये आंसर ज़रूर मिला होगा ₹4000। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह भी आप देख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन 180 are girls and it was 18% of the total number of successful boys and girls. Find the number of 30% of the successful boys. तो इस क्वेश्चन में जितने सारे सक्सेसफुल बॉयज और गर्ल्स है वो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन बोला गया है कि 18% गर्ल्स सक्सेसफुल है और उसका संख्या है 180, ठीक है। 18% जो है वो है 180। तो टोटल कैंडिडेट्स जो है
टोटल कैंडिडेट्स में 18% है 180, ठीक है। तो 18% अगर सक्सेसफुल गर्ल्स है तो सक्सेसफुल बॉयज कितने रहेंगे? तो टोटल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, मतलब सक्सेसफुल गर्ल्स प्लस सक्सेसफुल बॉयज, इसका परसेंटेज हम लेते हैं 100%। तो अगर 18% सक्सेसफुल गर्ल्स है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 18% सक्सेसफुल गर्ल्स है, तो सक्सेसफुल बॉयज का परसेंटेज कितना होगा? सक्सेसफुल बॉयज का परसेंटेज होगा 100 माइनस 18 इक्वल टू 82%। तो मतलब 82% बॉयज सक्सेसफुल हुआ है। तो 18% गर्ल्स है 180, तो 82% कैंडिडेट्स कितना होगा ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो 82% तो सक्सेसफुल बॉयज हो गया है। अब 82% सक्सेसफुल बॉयज का जो संख्या है उसका हमें 30% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने सारे सक्सेसफुल बॉयज है उसका 30% का नंबर क्या है, ठीक है। तो वो संख्या हमें ढूंढना है। तो ये प्रॉब्लम हम करते हैं पहले शॉर्टकट मेथड से। तो इस प्रॉब्लम में ये ध्यान देना है कि जितने सारे बॉयज और गर्ल्स सक्सेसफुल है उसका परसेंटेज है 100%, ठीक है। तो फिर से वही दो ऑब्जेक्ट्स, पहला वाला ऑब्जेक्ट है परसेंटेज और दूसरा है नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पहले है परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। इस कैंडिडेट्स में बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, और दूसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है 100, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन ये है कि 18% ऑफ टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो है गर्ल्स, और वो गर्ल्स का संख्या है 180, ठीक है। अब 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 18% अगर 180 है तो 1% इससे कम होगा, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो ये होगा 180/18, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि सक्सेसफुल बॉयज कितना है। तो अगर 18% गर्ल्स सक्सेसफुल है तो बॉयज कितने सक्सेसफुल होंगे? 100 माइनस 18 इक्वल टू 82% बॉयज सक्सेसफुल है। तो 82% बॉयज का संख्या कितना होगा, या 82% कैंडिडेट्स का संख्या कितना होगा? 82% कैंडिडेट्स का संख्या होगा 180/18 इंटू 82। तो 18% ऑफ टोटल कैंडिडेट्स आर गर्ल्स और 82% ऑफ टोटल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर बॉयज। तो 82% कितना होगा? 1% जो आया है उससे बढ़ाना पड़ेगा रूल 1 के मुताबिक इंटू 82, ठीक है। ये अगर हम कैंसिलेशन कर लेते हैं तो ये हो गया है 820, ठीक है। तो सक्सेसफुल बॉयज कितने हैं? सक्सेसफुल बॉयज है 820, ठीक है। अब सक्सेसफुल बॉयज अगर 820 है, अब हमें ढूंढना है उसका 30% कितना होता है, ठीक है। तो 30% कितना होता है? तो 30% करने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा 30% ऑफ सक्सेसफुल बॉयज, ये होगा 30/100 ऑफ 820, ठीक है। तो 30% ऑफ द सक्सेसफुल बॉयज कितना होगा? तो 30% हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में 30/100 करके, क्योंकि क्लास के वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। तो 30/100 हो गया 30% के लिए, और सक्सेसफुल बॉयज का जो फिगर है वो है 820। तो ये संख्या मैंने यहाँ पे डाल दिया है 820। अब ये कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 246। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा 246। तो क्या हुआ? सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के 18% है 180, 82% जो कि ना है सक्सेसफुल बॉयज उसका संख्या है 820। लेकिन हमारा
रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि 30% ऑफ द सक्सेसफुल बॉयज, तो 30% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 30/100 करके, इनटू किया 820 जो कि ना है सक्सेसफुल बॉयज, और हमारा संख्या और आंसर हो गया 246। तो आंसर है 246। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया शॉर्टकट से। अब हम इसको करेंगे स्टेटमेंट लिख के। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो दाहिने तरफ आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 18% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स is 180. Therefore 1% of the successful candidates कम होगा, तो ये होगा 180/18. Therefore 100 minus 18% और 82% of successful candidates इससे ज़्यादा होगा, तो ये होगा 180/18 into 82। ये कैंसिलेशन करने के बाद ये हो रहा है 820। ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल बॉयज कितने हैं? वो है 820। अब हमें ढूंढना है इसका 30% क्या है। देयरफॉर 30% ऑफ सक्सेसफुल बॉयज इक्वल टू 30/100 ऑफ 820 जो है 246। ठीक है, तो ये बन गया है 246। तो हमारा आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज इज 246। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, आपको 246 जरूर ये आपका आंसर आया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। इन अ कैंप ऑफ 4400 men, there was a stock of food for 80 days. After 25 days, a few number joined the camp and the remaining food lasted for another 40 days more. How many men joined after 25 days? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 4400 मेन का फूड है 80 डेज के लिए। मतलब सिचुएशन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो 440 मेन 80 डेज वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन 25 डेज के बाद सिचुएशन चेंज होता है और वहाँ पे कुछ और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 4400 मेन जो है इसका संख्या बढ़ गया है। तो अगर सिचुएशन वही रहता तो 4400 मेन वो फूड कंज्यूम करते, रिमेनिंग 55 डेज तक वो फूड कंज्यूम करते। लेकिन अब और कुछ लोग आ गए हैं तो उसका संख्या अब बढ़ गया है, तो इसीलिए फूड जो है वो कम दिन तक लास्ट करेगा और वो फूड लास्ट कर रहा है 40 मोर डेज। तो वो लास्ट करता नॉर्मल सिचुएशन में 55 डेज जो आ रहा है 80 - 25 करके, लेकिन अब वो लास्ट कर रहा है 40 डेज तक। तो अब हमें ये ढूंढना है कि कितने एडिशनल लोग आके 440 मेन को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक है नंबर ऑफ मेन और एक है टाइम फॉर विच द फूड लास्ट। ठीक है, हमें ढूंढना है कितने आदमी। ठीक है, इसलिए तो नंबर ऑफ मेन को हमें रखना है राइट साइड पर। तो हम शॉर्टकट से ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे है टाइम इन डेज और यहाँ पे है नंबर ऑफ मेन। तो इनिशियली क्या दिया हुआ है कि
80 डेज के लिए फूड है कितने आदमियों का? 4400, इतने लोगों का फूड 80 डेज के लिए है। अब 25 डेज तक कंडीशन सेम रहता है। 25 डेज के बाद और कुछ आदमी आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है, तो पहले 25 डेज कंडीशन सेम रहता है, तो हम 25 डेज के बाद का हम सोचते हैं। तो 25 डेज मतलब 50 माइनस 25 हम करेंगे, तो ये हो गया 55। तो 55 डेज, और अगर सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होता तो 55 डेज तक 4400 लोगों के लिए फूड है, सिचुएशन में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो। लेकिन और कुछ लोग आ गए हैं, सिचुएशन चेंज हो गया है, तो इस लाइन को हम मिटा सकते हैं क्योंकि हमने सिचुएशंस को ट्रांसलेट करके करंट डे में हमने ले लिया है, ठीक है। तो 55 डेज का फूड है 4400 लोगों के लिए। अब ये फूड अगर लास्ट करता है 40 डेज, तो इसका मतलब यहाँ पे लोग बढ़ गया है, तो यहाँ पे कितने लोग आए हैं ये पहले हमें ढूंढना है। तो नॉर्मल सिचुएशन में 55 डेज तक फूड चलेगा 440 लोगों के लिए, 4400 लोगों के लिए। लेकिन अगर 40 डेज ही वो लास्ट करता है तो कंज्यूम करने वाला और ज़्यादा हो गया है, तो कितना हो वो हमें ढूंढना है। तो उसको हम पहले यूनिट मेथड से करते हैं। तो 55 डेज में अगर 4400 लोग ये ख़त्म करते हैं, अगर एक दिन में वो पूरा फूड अगर एक दिन में ख़त्म करना है तो बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है। 55 डेज में अगर ख़त्म करने के लिए 4400 लोग चाहिए और पूरा अगर एक दिन में ख़त्म करना है तो ये संख्या जो है ये और बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको हमें बढ़ाना है। रूल 1 के मुताबिक ये होगा 4400 इंटू 55। और अगर ये 40 डेज लास्ट कर रहा है तो अगर 40 डेज में इसको ख़त्म करना है तो जितने सारे आदमी हैं इसको हमें कम करना पड़ेगा, तो हमें इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा रूल 3 के मुताबिक बाई 40। तो अब हम ये कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन करने के लिए 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 110, ठीक है। तो ये हो गया 11 इंटू 5 55, 5 कैरी हो रहा है, 11 इंटू 5 55 प्लस 5 60, 6050। तो ये हो गया 6050, ठीक है। तो मतलब 40 55 5 कैरी 55 60, हाँ 6050। तो 40 डेज में अगर पूरा जो खाना बचा हुआ है उसको ख़त्म करना है तो 6050 लोग लगे। तो एडिशनल लोग कितने आए हैं? एडिशनल मिन जिन्होंने ज्वाइन किया है उसका संख्या कैसे मिलेगा? 6050 माइनस 4400। तो ये है फाइनल फिगर, ये पहले से थे। तो कितने आए हैं एडिशनल मिन? उसका वैल्यू होगा 1650। तो इतने आदमी 25 डेज के बाद आके ज्वाइन किया है, इसलिए फूड जो है वो 55 डेज की जगह 40 डेज लास्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1650 आंसर है। अब हम इसको स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन राइट साइड में रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 25 डेज 4400 men have food
for 80 minus 25 equal to 55 days. ठीक है, तो 25 डेज के बाद 4400 लोगों का फूड है 55 डेज के लिए। अब हमें ढूंढना है कितने आदमी, तो वो राइट साइड में रखना पड़ेगा और वैसे ही स्टेटमेंट को फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन 55 days number of men to consume food is 4400. ठीक है, इन 55 days नंबर ऑफ मेन टू कंज्यूम फूड इज 4400। 55 डेज में पूरा फूड कंज्यूम करने के लिए 4400 मेन चाहिए। Therefore, in one day, number of men to consume food is, एक दिन में अगर पूरा वो कंज्यूम कराना है तो वो क्या होगा, ज्यादा मेन लगेंगे, तो ये होगा 4400 इंटू 55। और अगर ये 40 डेज तक लास्ट करता है तो कितने लोग जरूरी होगा, इससे कम लोग जरूरी होगा, तो 4400 बाई 40 इंटू 55। ठीक है, ऐसे होगा, और ये होगा रूल 3 के मुताबिक। तो ये कैंसिलेशन करने से ये मिलेगा 110, तो ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 6050। Therefore, additional men equal to 6050 minus 4400 equal to 1650। तो आंसर बन गया है the required number of men is 1650। तो ये हो गया है हमारा आंसर 1650। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन स्टेटमेंट्स को आप समझ ले। ठीक है, तो 55 डेज नंबर ऑफ मेन टू कंज्यूम फूड इज 4400। एक दिन में तो ज़्यादा आदमी लगेंगे, 40 डेज में उससे कम लगेंगे, रूल 3 के मुताबिक 6050 हो रहा है। तो एडिशनल लोग कितना है, पहले इतने थे, बाद में टोटल इतने हुए, तो एडिशनल लोग हुए हैं 1650। तो 1650 आंसर है। तो ये हो गया नंबर 9 का सोल्यूशन स्टेटमेंट वाइज। तो हमारा ये जो होम असाइनमेंट है ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइप 1 का जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लास में किया है होम असाइनमेंट में, वैसे ही प्रॉब्लम्स हमने फिर डिस्कस किया है, सॉल्व तो आपने किया ही होगा। ये यहाँ पे आप सॉल्यूशंस को अब चेक भी आपने किया है, तो आपका जो बिल्कुल बेस है यूनिटरी मेथड का वो आप सीख गए हैं अभी। तो इसके बाद हम यूनिटरी मेथड का क्लास 2 अब ज़रूर देखिए, उसमें हम यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशंस करेंगे और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। जो सब नौकरी के लिए जो सब प्रिपरेशंस ले रहे हैं वो सब शॉर्टकट मेथड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन स्टेटमेंट्स भी आप देखिए तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, शॉर्टकट बहुत आसानी से याद में रहेगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।